सो हे गाइस, वेलकम बैक रीइंकार्नेटेड एज अ स्लाइम सीजन 4 एपिसोड नंबर 4 के एक्सप्लेनेशन में। अब देखो, इसके पहले के 3 एपिसोड हमने ऑलरेडी कवर कर रखे हैं, तो अगर तुमने अभी तक उन्हें नहीं देखा है तो पहले उन्हें देख लेना, और अगर देख रखा है तो आ जाओ फिर शुरू करते हैं इस एपिसोड के एक्सप्लेनेशन को बिना किसी डिले के। एपिसोड की शुरुआत 35वें फ्लोर का सीन दिखाते हुए होती है, जहाँ पर एक टीम आगे बढ़ रही थी। उसी वक्त मिलिम आते के साथ ही उनमें से एक मेंबर को जान से मार देती है, जो सब देखने के साथ उसके बाकी के साथी काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे। जबकि दूसरी तरफ मिलिम फ्लेक्स मारते हुए कह रही थी कि जो मैंने ट्रेनिंग की है वो अब रंग ला रही है। इसकी वजह से वह बंदा काफी ज्यादा गुस्से में आ चुका था, और वो इसी गुस्से के साथ कहता है, यह तो वही रफ्तार है। क्या वह स्कारलेट रेड मीटियोर है? जो सब कहने के बाद वह उसका सामना करने के लिए आगे बढ़ ही रहे थे, तभी एकदम से उनको पीछे से रिमरू की आवाज आती है, जो कि एक स्पेल कास्ट करते हुए कह रहा था, हे बहती हवा, बवंडर बन जा और मेरे दुश्मन को फाड़ दे। इस पे वह दोनों बंदे घबराते हुए कहने लगे थे। वह स्पेल कहती है कि जो कोई भी उन लपटों को देख लेता है वह जिंदा वापस नहीं लौटता, और ये है ब्लू रीपर द ब्लू डेथ है। दूसरी तरफ ब्लू डेथ रेड्स विंग टॉर्नेडो ब्लेड का इस्तेमाल करते हुए उन दोनों पर एक साथ अटैक कर देता है, और उसके एक ही अटैक की वजह से वह दोनों एलिमिनेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से वह तीनों के तीनों घबरा चुके थे। साथ ही वह कहने लगे थे, लानत है, वह शुरू से ही हमारी पिछली टुकड़ी के पीछे पड़े थे, लेकिन तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। और जब वह ऐसा कह ही रहे थे, तभी रामरेस आते के साथ उनमें से एक बंदे को निपटा ही देती है। यहाँ तक कि वेल्डोरा एक शानदार एंट्री करने के साथ उस दूसरे बंदे को जान से ही मार दिया था, और रामरेस का टाइटल है हैवी आर्मर ऑफ पर्पल स्मोक। वहीं दूसरी तरफ खड़ा वेल्डोरा, जिसका टाइटल हेड लॉफिंग गोल्डन स्कल। फिर हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर उस पार्टी का लीडर ही बचा हुआ था, यहाँ तक कि वो अपने सीक्रेट वेपन का इस्तेमाल करने ही वाला था, पर उससे पहले ही ब्लू रीपर अपना स्काइट उसकी गर्दन पर तानते हुए कहा, क्या तुमको लगता है कि तुम हमसे बच सकते हो? जो कहने के बाद उसने उस पर एक कट लगा दिया था, जिसकी वजह से वह मरते हुए कहने लगा, इन रेयर आइटम जिन्हें इकट्ठा करने में हमने काफी मेहनत की, पर तुमने इसका इस्तेमाल करने का मौका ही नहीं दिया। इसी के साथ गोल्डन स्कल कह रहा होता है, ये सब छोटी मोटी चीजें मेरा पेट भरने के लिए काफी नहीं है। जिस पर एग्री करते हुए पर्पल स्मोक का कहना है, बिल्कुल सही कहा तुमने, हम इनविंसिबल है और सबसे ज्यादा ताकतवर। यहाँ तक कि रेड मीटियोर भी उसका साथ देते हुए कह रही होती है, वे डरपोक लोग हमारे सामने कुछ भी नहीं थे। उन तीनों की इतनी बड़ी बड़ी बातों को सुनने के बाद रिमरू उन्हें समझाता है कि अरे जरा संभल कर इतना इतराओ मत, क्योंकि ये हमारा काम है, याद है ना? उसकी ऐसी बातों को सुनकर वेल्डोरा बोला कि हाँ, जो तुमने कहा था मुझे याद है, अच्छे से याद है, और तुमने क्या कहा था वो भी याद है, जो भी तुमने कहा था मुझे सब याद है। अब ये सुनकर ब्लू रीपर का कहना है, जैसा कि कहा गया है कि तुमको कुछ भी याद नहीं है, वैसे एक और शिकार कैसा रहेगा। फिर हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर पर्पल स्मोक एकदम चौर में खड़ी थी। वहीं दूसरी तरफ मोस्टंडा उस पर घूंसे पे घूंसे मारे जा रहा था, लेकिन उस पर जरा सा भी फर्क नहीं पड़ा, पर हाँ, उसका हाथ जरूर लाल हो जाता है। जिसके बाद पर्पल स्मोक अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल करते हुए उसका सर फोड़ देती है, और यहाँ पर इसी तरह से फाइट चली रही थी। तभी बैकग्राउंड में रिमरू बताना शुरू करता है, जब से टीम ग्रीन फ्यूरी के साथ ये सारा मामला हुआ है, तब से हम अपना सारा समय चैलेंजर्स को ढूंढने में बिता रहे हैं। मेरा मतलब है कड़ी ट्रेनिंग में। आखिर ग्रीन फ्यूरी कभी भी बदला लेने के लिए वापस आ सकती है, और डंजन के बेहतरीन मैनेजमेंट की वजह से अब यह सिटी पूरी तरह से इंटरनेशनल हो उठी है। यहाँ तक कि मासायुकी हमारे लिए डंजन का प्रचार करने का जबरदस्त काम कर रहा है, और उसे असल जिंदगी की किस्मत के गॉड का आशीर्वाद मिला होगा, क्योंकि उसे बहुत ही कम समय में रेयर गियर का पूरा सेट मिल गया। साथ ही साथ उसकी टीम अब इसी जोश के साथ 50वें फ्लोर का सामना करने के लिए आगे बढ़ रही है, और उसके साथ कई लोगों के एडिट ब्रॉडकास्ट का परिणाम स्वरूप डंजन में चुनौती देने वाले लोग अब काफी ज्यादा क्यूरियस हैं। साथ ही साथ कुछ लोग पावर की तलाश में और कुछ लोग फेम की तलाश में, और पहले की तुलना में अब काफी ज्यादा जीनियस मौजूद हैं, और जो लोग उनके रास्ते में रुकावट बनते हैं वो हम ही हैं। फिर हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर एक रेस्टोरेंट में रिमरू की टीम को दिखाया जा रहा था। साथ ही साथ वहाँ के सारे एडवेंचरर उनकी तारीफें करते हुए कह रहे थे, जरा ये देखो, वह ये रहे डंजन डोमिनेटर्स। इसी के साथ हम डंजन डोमिनेटर्स की तरफ आते हैं, जहाँ पर रिमरू ने उन बंदों को निपटा दिया था। साथ ही वो कहता है, गेम बस उतना ही मुश्किल होना चाहिए जितना मैं चाहता हूँ, और सच में मैं सिर्फ मजाक नहीं कर रहा। इसी के साथ यहाँ सीन कट होकर रेमरू के मेंशन की तरफ आ गया था, जहाँ पर वो सारे के सारे काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहे थे। तभी रामरेस निराश होते हुए कहती है, ये इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गया? इस बात का जवाब देते हुए वेल्डोरा बताता है कि और वैसे भी मुझे लगता है कि हमारे अपोनेंट्स काफी ज्यादा कमजोर हो चुके हैं, इसी वजह से मुझे ताकतवर अपोनेंट चाहिए। उसके इस सवाल का जवाब देते हुए रिमरू कहता है कि चलो जल्दबाजी मत करो, जब एक बार डंजन की रेपुटेशन काफी ज्यादा बढ़ जाएगी तो उससे भी ज्यादा मुश्किल एडवेंचर सामने आने लगेंगे। जब वो लोग ऐसी बातें कर ही रहे थे, तभी हम सामने की तरफ सुना को देखते हैं, जो उनकी तरफ आते हुए कहने लगी, ग्रेट रिमरू, तो आप लौट आए, और यहाँ पर आपसे मिलने के लिए एक मेहमान आया हुआ है, इसी वजह से मैं आपको ही बुलाने आ रही थी। साथ ही साथ मैंने देखा कि लेडी मिलिम आपके साथ ही थी।
ये तो काफी बढ़िया है। लेकिन उसके बाद से रिमरू और मिलिम दोनों ही कंफ्यूज हो चुके थे। फिर हम उस मेहमान की तरफ आते हैं जो और कोई नहीं बल्कि फ्रे थी। यहाँ तक कि वो उसको देखने के साथ कहने लगी, मैं आपसे मिलने ही आई हूँ। ग्रेट रिमरू पर रिमरू उसके यहाँ आने का रीजन पूछता है, जिस पर फ्रे बताने लगी, अरे ये कोई जरूरी बात नहीं है। अरे मिलिम तो तुम यहाँ पर थी, अब याद आया। मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें कुछ होमवर्क दिया था, क्या तुमने उसे पूरा कर लिया? उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद मिलिम रिमरू के पीछे छुपने लगी थी, जो देखने के साथ रिमरू अपने मन में कहने लगा, क्या वे हमारे साथ मजाक करने के लिए अपना असली काम छोड़ रही थी? जबकि मिलिम फ्रे के सवालों का जवाब देते हुए घबराने के साथ बताती है, तुम बिल्कुल गलत समझ रही हो, इसके पीछे काफी बड़ी वजह है। ये बात सुनकर फ्रे कहती है कि जिसे मैंने तुम्हारी निगरानी के लिए भेजा था, ऐसा लगता है कि वह किसी चीज में उलझ गया है। क्या तुम मुझे इसका कोई ठोस रीजन बता सकती हो? अब यह सुनकर वो लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, जबकि मिलिम घबराते हुए कह रही थी, खैर मैं तो रिमरू और दूसरों के साथ, और वो इससे आगे कुछ भी कह पाती। उससे पहले ही रिमरू उस साइड में हटते हुए कहा, अरे चलो भी, तुम्हें हमें बताना चाहिए था कि तुम्हें काम करना है। यहाँ तक कि वेल्डोरा भी उसका साथ छोड़ते हुए कहने लगा, मुझे माफ करना, हमने बिना सोचे समझे तुमको डंजन की तरफ घसीट लिया। साथ ही साथ अब बच गई थी रामरेस, और वह भी उससे दूर होते हुए। कहीं काश तुमने हमें ये बता दिया होता। अब इन गद्दारों की ऐसी बातों को सुनने के बाद मिलिम उन पर गुस्सा करते हुए कह रही थी, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुमने मेरा साथ छोड़ दिया। वहीं दूसरी तरफ फ्रे अपने कदमों को धीरे धीरे बढ़ाते हुए उसी की तरफ आने लगी थी, जो देखकर मिलिम घबराते हुए कहती है कि फ्रे ऐसी बात नहीं है, और प्लीज बस मेरी बात सुन लो। उसकी ऐसी बातों को सुनकर फ्रे अपने ईगल क्लॉ को तैयार करते हुए कहती है कि अरे बिल्कुल, मैं जरूर करूंगी, उससे पहले तुम घर जाकर आराम से मुझे समझा सकती हो। इसी के साथ वो उसको घसीटते हुए वहां से ले जाने लगी, और इस नजारे को देखते हुए रिमरू राहत की सांस लेते हुए कहता है, हम मुसीबत से दूर रहने में कामयाब रहे। फिर हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर सूना रिमरू से सवाल कर रही थी, वैसे ग्रेट रिमरू, तुम इतने समय से कहाँ थे और कहाँ पर थे? अब इन सवालों का जवाब क्या दिया जाए? रिमरू को भी नहीं पता था, लेकिन वह बहाने मारते हुए बताना शुरू करता है, अरे जाहिर है रिसर्च में तो मौके पर ही डंजन में चुनौती देने वालों के लड़ने के तरीके का मुआयना कर रहा हूँ। उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद सूना कहती है कि तुम्हारा मतलब है तुम डंजन में बस मौज मस्ती कर रहे थे। अब उसको इतना गुस्से में देखने के बाद रिमरू के होश उड़ चुके थे। यहाँ तक कि रामरेस और वेल्डोरा ने उसका साथ छोड़ दिया था, और वह दोनों जाने के साथ उसे बताते हैं कि मुझे लगता है कि मैं अपने कमरे में जाकर मैजिक की प्रैक्टिस कर सकता हूँ। साथ ही साथ मुझे भी लगता है कि मुझे तुम्हारा साथ देना चाहिए। अब इन दोगलों की ऐसी बातों को सुनने के बाद रिमरू काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए अपने मन में कह रहा था, माफ करना मिलिम, अब मुझे समझ आया, जब तुम्हारे दोस्त तुम्हारे साथ नासमझी का नाटक कर रहे थे तो कितना गुस्सा आता है। जिसका जवाब देते हुए राफेल बताना शुरू करती है, बहाने बनाने की जरूरत नहीं है, बस खुली और बेझिझक रहो और प्रॉब्लम अपने आप ही सॉल्व हो जाएगी। लेकिन इस बात का मतलब रिमरू अच्छे से समझ नहीं पा रहा था। वहीं दूसरी तरफ हम मियो माइल को देखते हैं, जो काफी तेजी में उसकी तरफ बढ़ते हुए कह रहा था, तो आप यहाँ पर हैं? फिर वो उसको एक लेटर देने के साथ बताता है कि आपको काउंसिल से एक पत्र मिला है। मेरा मानना है कि काउंसिल की मेंबरशिप कंफर्म करने के लिए होने वाली मीटिंग में आपकी अपीयरेंस की रिक्वेस्ट है। उस लेटर को पढ़ने के बाद रिमरू का कहना है, समझ गया, मुझे लगा ही था कि मुझे इनमें से कोई एक चीज जल्दी ही मिलने वाली है। वैसे भी मुझे शक था कि ग्रीन फ्यूरी असल में काउंसिल द्वारा भेजी गई जासूस की एक टीम है जो हमारी जांच पड़ताल करने आई है। इसी वजह से मैं उन पर नजर रखे हुए था, सिवाय इसके कि राफेल ने यह तब किया जब मैं खेल रहा था। उसकी ऐसी बातों को सुनकर सूना इम्प्रेस होने के साथ कहने लगी, मुझे पिछली गलती के लिए माफ कर देना, और मुझे पूरा यकीन था कि आप लेडी मिलिम के साथ बस मजाक मस्ती कर रहे थे। अपने आप को बेगुनाह साबित हो जाने के बाद रिमरू राहत की सांस लेते हुए कहता है कि अब सब ठीक है, मैं आपको ऐसा सोचने के लिए दोषी भी नहीं ठहरा सकता। जिसके बाद वह अपने सामने वाली खिड़की खोलने के साथ ताजी ताजी हवा लेते हुए अपने मन में कह रहा था, सही समय पर यहां पर होने की वजह से मैं उस मुश्किल से बाहर निकल पाया। फिर भी भले ही मेरे साथ राफेल थी, यहां तक कि यह सच है कि मैं मजे में इतना खो गया कि दूसरे कामों पर ध्यान ही नहीं दिया। इसी वजह से मुझे सच में हर काम एक हद में ही करना चाहिए। जब वह ऐसा सोच ही रहा था, तभी सूना को एक चीज याद आ जाती है। फिर वह उससे कहने लगी, जरा रुकिए, क्या आप अभी तक अपनी इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे थे? तो फिर ग्रीन फ्यूरी के जाने के बाद आप किस चीज की इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे? उसकी ऐसी बातों को सुनकर रिमरू के तोते ही उड़ चुके थे। यहाँ तक कि वह राफेल से कहने लगा, अरे राफेल, समस्या तो अपने आप सॉल्व नहीं हुई। जिस सवाल का जवाब देते हुए राफेल बताती है कि अगर आप डांट खाने के बाद अपने कामों पर सोचते हैं तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। दूसरी तरफ सूना उसे गुस्से की निगाहों से घूर घूर कर देखने लगी थी, जो सब देखने के बाद रिमरू परेशान होते हुए अपने मन में कहने लगा, क्या तुम मजाक कर रही हो? जिसके बाद हमें बैकग्राउंड में मारिया बेल बताना शुरू करती है,
किसी भी सिविलाइजेशन के डेवलप के लिए पैसा होना जरूरी है, और ये बात तब सच थी जब अनाज को पैसे के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। पर समय के साथ साथ गोल्ड और सिल्वर जैसी चीजों ने इनकी जगह ले ली और इकोनॉमिक एक्सचेंज का डोमिनेंस इस्टेब्लिश्ड हो गया। साथ ही साथ काउंसिल के माध्यम से वेस्टर्न नेशंस भी ऑल कंट्रीज का पैसा इस्तेमाल करते हुए बैंक नोट इकोनॉमी की ओर अग्रसर हुए। और इस बदलाव का सबसे अहम पहलू यह है कि एक्सचेंज रेट को इस तरह निर्धारित किया जाए कि वह हर एक नेशन की पावर के अनुसार घटती बढ़ती रहे, और इस रूल को बनाने वाले हम ही रहे, वरना हम अपनी विक्ट्री को इंश्योर नहीं कर सकते। जो सब बताने के बाद वह अपने सामने पड़े उस मैप की तरफ बढ़ते हुए बताना शुरू करती है। हर नेशन की पावर का असेसमेंट काउंसिल और 5 सीनियर सिटीजन्स ही करते हैं, और जो इन पर कंट्रोल रखती है वह मैं हूँ, जिसकी वजह से हर समय कंट्रोल मेरे हाथों में ही रहता है। और इसके आगे की बात हमें रिमरू से पता चलती है। काउंसिल ऑफ द वेस्टर्न नेशंस का एक यूनियन है जो ग्रेट फॉरेस्ट ऑफ जुरा के चारों ओर बसे हुए हैं। इस काउंसिल का टारगेट पूरी मानवता की प्रॉस्पेरिटी से है, चाहे कोई नेशन बड़ा हो या छोटा। उनके एजेंडा में सबसे ऊपर मॉन्स्टर्स से निपटने के उपाय हैं। इसके बाद सूखा और महामारियों जैसी आपदाओं से बचाव के उपाय आते हैं, और भी कई अन्य टॉपिक शामिल हैं। और उनके एजेंडा का मौजूदा टॉपिक ये है कि क्या टेम्पेस्ट को अपने यूनियन में शामिल होने की परमिशन दी जाए, और ऐसा करने के क्या फायदे और नुकसान हो सकते हैं। जिसके बाद वहाँ के लोग उनसे कह रहे थे, मुझे लगता है कि टेम्पेस्ट पर भरोसा किया जा सकता है, लेकिन अगर हमने उनके डेमन लॉर्ड को नाराज कर दिया तो क्या वह हम पर स्टॉर्म ड्रैगन को नहीं छोड़ देगा। जिन सवालों का जवाब देते ही वह बंदा बताना शुरू करता है, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, वह तो बस दूसरों को धमकाने के लिए स्टॉर्म ड्रैगन की पावर को उधार ले रहा है। वैसे भी मुझे पूरा यकीन है कि डेमन लॉर्ड खुद इतना पावरफुल नहीं है। अब यह सुनकर वह बूढ़ा उसे सवाल करने लगा था, तो फिर तुम लेडी हिनाटा के साथ उनकी लड़ाई के ड्रॉ होने पर कैसे समझाओगे। उसकी इस बात पर वह बंदा बताता है कि क्या हम सचमुच उस कहानी पर विश्वास कर सकते हैं। इस बात पर बाकी के बंदे कह रहे थे वह सही कह रहा है, और वह इन्फॉर्मेशन आखिरकार आई कहां से। वहीं सामने की तरफ हम हिनाटा को भी देख पाते हैं, जो उन सबकी ऐसी बातों को सुनने के बाद अपने मन में कह रही थी, मुझे हैरानी है कि वह मेरे ठीक यहाँ बैठे होने के बावजूद इस तरह की बातें कर सकते हैं, और मैं यहाँ पर इसलिए आई थी क्योंकि उन्होंने मुझे डेमन लॉर्ड रिमरू के एक फैमिलियर के तौर पर बुलाया था। लेकिन मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि नाबालिग लोगों के लिए ये भीड़ इतनी बेकार साबित होगी, और ये उस मीटिंग जैसा बिल्कुल भी नहीं है जिसमें मैंने टेम्पेस्ट में हिस्सा लिया था। हालांकि मुझे लगता है कि ये वह एक्सेप्शन था। जबकि दूसरी तरफ वह बंदा कह रहा था, मेरी बात सुनो, और डेमन लॉर्ड रिमरू ने जुरा के बड़े जंगलों को अपना प्राइवेट एरिया डिक्लेयर कर दिया है, इसलिए जरा ध्यान से सोचो कि इसका क्या मतलब है। जिस बात से एग्री करते हुए वह बंदा बता रहा था, बेशक जब से टेम्पेस्ट की स्थापना हुई है हमारे सभी होम कंट्रीज में मॉन्स्टर्स द्वारा पहुंचाया जाने वाला डैमेज कम हो गया है। अब यह सुनकर वह बंदी उन पर गुस्सा करने के साथ कह रही थी, क्या तुम मजाक कर रहे हो? तुम सबको उस डेमन लॉर्ड ने धोखा दिया है, और तो और हम तो सभी मॉन्स्टर्स के किंग की बात कर रहे हैं। उन सबकी ऐसी बातों को सुनने के बाद हिनाटा अपने मन में कहती है कि खैर, जो कोई भी डेमन लॉर्ड रिमरू के स्वभाव के बारे में कुछ नहीं जानता, वह यह कभी डिसाइड नहीं कर सकता कि इंसानियत के लिए क्या अच्छा रहेगा या नहीं। लेकिन इससे भी ज्यादा परेशान करने वाली बात बड़ी कंट्रीज के काउंसलर की है। पर काउंसिल में टेम्पेस्ट का शामिल होना मेरे लिए काफी अच्छा होगा। फिर हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर एक पर्सन कुछ देर सोच विचार करने के बाद बताता है कि हम बस इसकी इजाजत क्यों नहीं दे देते। अगर वह कहते हैं कि हमारे साथ शामिल होंगे तो उनका स्वागत करना चाहिए। हालांकि शायद हमें बदले में उनसे कोई गिफ्ट मांगना चाहिए, जिस बात से वह बंदा पूरी तरह से एग्री था। लेकिन दूसरा बंदा कहता है कि फिर भी हमें उन्हें उनकी जगह याद रखने की जरूरत है, और हमें यह जानना होगा कि क्या वे सच में हमारे इंटरनेशनल रूल्स को बनाए रखना चाहते हैं। उसकी इस बात पर वह पर्सन बताता है कि मुझे वहां पर कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आती। और तो और तुमने डक म्यूज के डाउनफॉल के बारे में एफआईआर तो सुनी ही होगी, है ना। दूसरी तरफ उस बंदे का कहना है, क्या इससे सचमुच कोई फर्क पड़ता है कि डेमन लॉर्ड रिमरू क्या प्लानिंग बना रहा है? वैसे तो असल में बस यही मायने रखता है कि हम उसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। उन सबकी ऐसी बातों को सुनने के बाद वह बंदा बताना शुरू करता है, ठीक है, ईस्ट की रीसेंट एक्टिविटी को देखते हुए हमारे पास खुद को किसी डेमन लॉर्ड की मिलिट्री पावर से वंचित रखने का कोई कारण नहीं है। इस पर वही पर्सन बताने लगा था, जैसा कि मुझे पूरा यकीन है कि आप सभी को पता ही होगा, ईस्टर्न एम्पायर यानी नास्का नामरिया मेलमारिया यूनाइटेड ईस्टर्न एम्पायर ने अपनी आर्मी को मोबिलाइज कर दिया है, और खबर है कि उन्होंने जोरों शोरों से मिलिट्री एक्सरसाइज भी शुरू कर दी है। अब यह सुनकर वहाँ के सारे लोग एकदम हैरान हो चुके थे, जबकि वह बूढ़ा कहता है कि वह एक ऐसा मिलिट्री डोमिनेटेड नेशन है जिसने कई देशों को हड़प लिया है। अगर बैटल छिड़ गया तो हमारा क्या होगा। इस बात पर वहाँ के सारे लोग एग्री थे, जबकि वह पर्सन बताता है कि शांत हो जाओ, कोई यह नहीं कह रहा है कि एम्पायर तुरंत कार्रवाई करेगा। जो सुनकर वह नया पर्सन कहता है, पर इस समय हम शांत कैसे रह सकते हैं। उसकी इस बात पर वह बंदा बताता है कि अब जब फॉलमुथ किंगडम का अंत हो चुका है तो हमारे जैसे छोटे मोटे नेशंस के पास किसी भी डिफेंसिव बैटल में टिकने का कोई मौका नहीं है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर वह पर्सन कहता है कि इसलिए हमें इस मौके का इस्तेमाल अपने प्लान पर बात करने के लिए करना चाहिए,
जिस बात का जवाब देते हुए एक एल्डर बताते हैं, काउंसलर चौहान बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जरा शांत हो जाइए। अगर हम सब एक दूसरे पर अपनी अपनी राय थोपते रहेंगे तो फिर काउंसिल रखने का क्या फायदा। वैसे पर्सनली तौर पर मुझे नहीं लगता कि एम्पायर इतनी जल्दी कोई कदम उठाएगा, और अब तक उन्होंने हमला इसलिए नहीं किया है क्योंकि ग्रेट फॉरेस्ट ऑफ जुरा के पास उनका स्टॉर्म ड्रैगन था, लेकिन अब तो स्टॉर्म ड्रैगन वापस आ गया है ना। अब यह सुनकर वह बंदी सवाल करती है, क्या तुम कह रहे हो कि हमें इविल ड्रैगन पर भरोसा करना चाहिए? उसके इन सवालों का जवाब देते हुए गवैन बताना शुरू करते हैं, क्या तुम यह भूल गए हो कि स्टॉर्म ड्रैगन अब डेमन लॉर्ड रिमरू का वफादार है, और अब यही हाईली रेपुटेड हस्ती हमारे काउंसिल में शामिल होना चाहता है। जिस पर एग्री करते हुए जुहान कहता है कि काउंसलर गवैन बिल्कुल सही कह रहे हैं, जब हम पर किसी किंगडम का खतरा मंडरा रहा हो तब हमें आपस में नहीं लड़ना चाहिए। अगर डेमन लॉर्ड रिमरू काउंसिल में शामिल हो जाते हैं तो उनकी आर्मी हमें बचा लेगी। इस पर वह बूढ़ा बताता है, हमारी पहली प्रायोरिटी सभी वेस्टर्न नेशंस को एक साथ लाना होनी चाहिए। अब यह सुनकर वहाँ के सारे लोग एग्री हो जाते हैं, यहाँ तक कि वह बंदी भी कहती है, बिल्कुल मैं टेम्पेस्ट को शामिल करने के पक्ष में हूँ। उन सब की ऐसी बातों को सुनने के बाद जज कहते हैं, साइलेंस। अब हम इस बात पर वोट करेंगे कि टेम्पेस्ट को काउंसिल में शामिल किया जाए या नहीं। जो लोग इसके पक्ष में हैं, कृपया खड़े हो जाएं। इसी के साथ वहां पर आधे से ज्यादा लोग खड़े हो जाते हैं। जज कहते हैं, मेजॉरिटी इसके फेवर में है और जूरा टेम्पेस्ट फेडरेशन को अब हमारा लॉयल एसोसिएट माना जाएगा, जिसकी वजह से जूरा टेम्पेस्ट फेडरेशन को एक फॉर्मल इन्विटेशन भेजा जाएगा, और एक बार जब डेमन लॉर्ड रिमरू के इरादे क्लियर हो जाएंगे तब हमारी अगली बैठक आयोजित की जाएगी। इसी के साथ यहाँ सीन कट होकर हिनाटा की तरफ आ जाता है, जो कहीं जाते हुए अपने मन में कह रही थी, आखिरकार उन्होंने मुझे सिर्फ यह जानने के लिए ही बुलाया था कि क्या उन्हें रिमरू से डरना चाहिए, और वह बस मुझसे यह पक्का करना चाहते थे कि क्या वह कोई हंगामा या तोड़फोड़ नहीं करेगा। लेकिन किंगडम का बहाना बनाना यह तो एक मजाक ही था। उम्मीद है कि मुझे फिर कभी नोबल्स से पाला ना पड़े। और तभी उसे पीछे से किसी की आवाज आती है, जिसे देखकर हिनाटा अपने मन में कहती है, अरे ये तो इंग्रासिया की फर्स्ट प्रिंसेस है, और आखिरकार ये ऐसी नोबल है जिसे मैं कभी निपटाना चाहती थी। ये सोचने के बाद वह उससे कहती है, क्या तुम्हें मुझसे कोई काम है? जिस पर वह बंदी कहती है, मुझे तुम्हारा थोड़ा सा समय चाहिए, क्या तुम्हें इससे कोई ऐतराज है? इसके बाद सीन बदलता है और हिनाटा उससे पूछती है, तुम मुझसे क्या बात करना चाहती हो? जिस पर वह बंदी कहती है, सच कहूं तो मुझे तुमसे एक मदद चाहिए, जिसकी वजह से अगली मीटिंग में मैं डेमन लॉर्ड रिमरू का एक छोटा सा एग्जामिनेशन लेना चाहती हूँ। हो सकता है कि वह बहुत ताकतवर हो, लेकिन अब जब वह काउंसिल में शामिल हो रहा है तो उसे जिम्मेदारियां भी निभानी होंगी, और हमें यह भी देखना होगा कि वह हमारी बातों को कितनी अच्छी तरह से सुनता है। और यहीं पर मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वह एक डेमन लॉर्ड है, इसलिए हमें उसे बेकाबू होकर तबाही मचाने नहीं देना चाहिए। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी प्राइवेट गार्ड बनो। उस बंदे की ऐसी बातों को सुनने के बाद हिनाटा इसका रीजन पूछती है, जिस पर वो बंदा हैरान होने के साथ कहने लगा, खैर क्योंकि मैं तुम्हारी ताकत को मानता हूँ, और हिस्ट्री में सबसे ग्रेट होली नाइट की कैप्टन की ताकत, जो गॉड का दाहिना हाथ है और मास्टर लूकस की लीडर है, इसी वजह से पूरे वेस्टर्न कॉन्टिनेंट में कोई भी तुम्हारी बराबरी नहीं कर सकता। इसलिए अगर तुम मेरी मदद करोगी तो मैं डेमन लॉर्ड रिमरू का असली चेहरा दुनिया के सामने ला पाऊंगा। उसकी ऐसी बातों को सुनकर हिनाटा अपने मन में कहने लगी, क्या इस आदमी को पता भी है कि वह मुझसे क्या कह रहा है? जो सब कहने के बाद वह उसको बता देती है कि मैं ऐसा ना करने की सलाह दूंगी, क्योंकि वह सच में काफी ज्यादा ताकतवर है, और इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि अगर मैं उससे दोबारा लड़ूं तो मैं जीत भी पाऊंगी। ये बात तो छोड़ ही दीजिए कि हमने ट्राई किया, और ये अफवाहें हैं जिन्हें रिमरू द्वारा जानबूझकर फैलाया गया था। तो उसकी ऐसी बातों को सुनकर वह बंदा बताना शुरू करता है, लेडी हिनाटा, हालांकि आप प्रिंस एलेरिक के सामने बैठी हैं, लेकिन इतना शर्मीला होने की जरूरत नहीं है। अगर आप उनके प्यारे मार्क्स पर फिदा हो गई हैं तो भी मैं समझूंगा। उसकी बातों के बीच में ही हिनाटा बोल पड़ी, मैं रिस्पेक्टफुली मना करती हूँ। वैसे भी वेस्टर्न होली चर्च और होली एम्पायर ऑफ ल्यूमिनस दोनों ही टेम्पेस्ट के साथ आपसी नॉन अग्रेशन पैक्ट में हैं। साथ ही इसे एक चेतावनी समझो। मैं आपको सलाह देती हूँ कि आप डेमन लॉर्ड रिमरू को नाराज ना करें। अब यह सुनकर वो बंदा उस पर गुस्सा करने लगा था, लेकिन हिनाटा के एक नजर से ही उन दोनों की फटके 64 हो चुकी थी। जबकि हिनाटा बताती है कि अगर आप कोई फॉर्मल रिक्वेस्ट करना चाहते हो तो क्या कोई प्रोसेस फॉलो नहीं करना होगा। ये सब बताने के बाद वो वहां से चली जाती है। उसको जाता देखकर प्रिंस एलेरिक कहने लगा, तुमको इसका पछतावा होगा लेडी हिनाटा। उसकी ऐसी बातों को सुनकर हिनाटा उसको जवाब देती है, तुम चाहो या ना चाहो पर मैं डेमन लॉर्ड पर पूरा भरोसा करती हूँ। फिर हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर हिनाटा जाते हुए अपने मन में कह रही थी, एक ऐसा बेढंगा प्लान जो महज इत्तेफाक से बनी परिस्थितियों का फायदा उठाने के लिए बनाया गया हो, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा। फिर भी क्या होगा अगर किसी ने उस चर्चा और उस मीटिंग की पहले से ही कोई प्लानिंग बनाई हो, पर ऐसा नहीं हो सकता।
इसके ऐसा कहते ही यहाँ कट होकर रिमरू की तरफ आ जाता है, जहाँ पर वह खुशी के मारे उछल कूद कर रहा होता है, जिसको देखते हुए सूना कहने लगी, ग्रेट रिमरू, क्या अब हम चलें? जिसके लिए रिमरू पूरी तरह से तैयार था, पर वहाँ पर अचानक से शियन आते के साथ रिमरू का कचूमर बनाते हुए कहती है, मुझे पीछे क्यों रहना पड़ रहा है? तुम तो सूना और बाकियों के साथ जा रहे हो, ऐसा नहीं चलेगा, ये ठीक नहीं है। उसकी इस बात को सुनने के बाद रिमरू अपनी एक्टिंग शुरू करते हुए उसे बताना शुरू करता है, शियन, तुम सिर्फ पीछे ही नहीं रहोगी, टेम्पेस्ट के ज्यादातर लोग अभी बाहर गए हुए हैं, इसका मतलब है कि इस जगह की प्रोटेक्शन सिर्फ तुम ही कर सकती हो। मेरी फर्स्ट सेक्रेटरी, क्या ये तुम करोगी? इसके लिए शियन खुशी खुशी तैयार हो जाती है, जबकि रिमरू अपने मन में कहने लगता है, मुझे नहीं लगता कि मैं उसे अभी किसी बड़ी सिटी में ले जा पाऊंगा। इसके बाद यहाँ सीन बाहर की तरफ आ जाता है, जहाँ पर रिमरू उनसे कह रहा था, ठीक है, हम सब यहाँ पर हैं और शियन, मेरी गैर मौजूदगी में इस जगह का अच्छे से ध्यान रखना, जिस पर शियन पूरी तरह से एग्री थी। वहीं दूसरी तरफ रिमरू अपने टेलीपोर्टेशन सर्कल का इस्तेमाल करते हुए यूनियन की तरफ रवाना हो चुका था। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड खत्म होता है। अगर आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा है तो एक प्यारा सा लाइक और कमेंट करके जरूर जाना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।